1954 में स्थापित फौजी फाउंडेशन का घोषित उद्देश्य पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और आश्रितों के लिए आय का स्रोत तैयार करना था। बाद में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का गठन भी इसी सोच के साथ हुआ। समय के साथ इन संगठनों ने उर्वरक, सीमेंट, खाद्य उद्योग, ऊर्जा, बैंकिंग और बाकी क्षेत्रों में बड़े कारोबारी समूहों का रूप ले लिया। हालांकि लोगों का यह कहना है कि जब किसी देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था स्वयं ही बड़े पैमाने पर व्यापार भी करने लगे तो हितों का टकराव पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमी की कहानी जो है केवल भ्रष्टाचार के आरोपों की नहीं है, ये उस अवधारणा व्यवस्था की कहानी है जिसमें एक सैन्य संस्थान ने दशकों के दौरान देश के आर्थिक ढांचे में भी गहरी भूमिका बना ली। पिछले कई दशकों में सेना से जुड़ी संस्थाओं ने एक ऐसा व्यावसायिक नेटवर्क खड़ा किया है जिसकी मौजूदगी देश की अर्थव्यवस्था के लगभग हर बड़े क्षेत्र में दिखाई देती है। इन कारोबारों का संचालन सीधे सेना नहीं करती, लेकिन उसके अधीन या उससे जुड़े ट्रस्ट या फाउंडेशन करते हैं। इसे अक्सर मिलिट्री बिजनेस एम्पायर कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में सेना का काम सीमाओं की रक्षा करना, युद्ध की तैयारी करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। लेकिन पाकिस्तान का मामला कुछ अलग है। यहाँ सेना केवल बंदूकें और टैंक नहीं चलाती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े हिस्सों में भी उनकी मौजूदगी दिखाई देती है। कई विशेषज्ञ पाकिस्तान की सेना को केवल एक सैन्य संस्था नहीं, बल्कि एक मिलिट्री कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये धारणा विशेष रूप से उन अध्ययनों के बाद मजबूत हुई जिनमें बताया गया कि सेना से जुड़ी संस्थाएं कृषि, सीमेंट, खाद्य, बैंकिंग, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, रियल एस्टेट अनेक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। 1954 में स्थापित फौजी फाउंडेशन का घोषित उद्देश्य पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और आश्रितों के लिए आय का स्रोत तैयार करना था। बाद में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का गठन भी इसी सोच के साथ हुआ। समय के साथ इन संगठनों ने उर्वरक, सीमेंट, खाद्य उद्योग, ऊर्जा, बैंकिंग और बाकी क्षेत्रों में बड़े कारोबारी समूहों का रूप ले लिया। समर्थकों का ये तर्क है कि इससे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सैनिकों के कल्याण, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर खर्च किया जाता है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि जब किसी देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था स्वयं ही बड़े पैमाने पर व्यापार भी करने लगे तो हितों का टकराव पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की सैन्य अर्थव्यवस्था पर पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और नागरिक नियंत्रण को लेकर के सालों से बहस होती रही है। कई लोगों का यह मानना है कि इस मॉडल ने सेना को केवल सुरक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों में भी प्रभावशाली बना दिया है। वहीं दूसरी ओर सेना से जुड़ी संस्थाएं स्वयं इस बात पर जोर देती हैं कि उनका उद्देश्य सैनिक परिवारों का कल्याण और राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है। ये समझना जरूरी है, पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमी की कहानी जो है केवल भ्रष्टाचार के आरोपों की नहीं है, ये उस अवधारणा व्यवस्था की कहानी है जिसमें एक सैन्य संस्थान ने दशकों के दौरान देश के आर्थिक ढांचे में भी गहरी भूमिका बना ली थी। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की सेना केवल हथियार खरीदती है, सैनिकों को ट्रेनिंग देती है और सीमाओं की रक्षा करती है, तो तस्वीर अधूरी है। पिछले कई दशकों में सेना से जुड़ी संस्थाओं ने एक ऐसा व्यावसायिक नेटवर्क खड़ा किया है जिसकी मौजूदगी देश की अर्थव्यवस्था के लगभग हर बड़े क्षेत्र में दिखाई देती है। इन कारोबारों का संचालन सीधे सेना नहीं करती, लेकिन उसके अधीन या उससे जुड़े ट्रस्ट या फाउंडेशन करते हैं। इसे अक्सर मिलिट्री बिजनेस एम्पायर कहा जाता है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी संस्था है फौजी फाउंडेशन। इसकी शुरुआत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन समय के साथ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में शामिल हो गई। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन भी अलग अलग क्षेत्रों में कारोबार करती हैं। इन संस्थाओं का निवेश उर्वरक उद्योग, सीमेंट निर्माण, कई मामलों में ये कंपनियां पाकिस्तान के निजी उद्योगों की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी भी हैं। यहीं से विवाद शुरू होता है। किसी निजी कंपनी को बाजार में टिके रहने के लिए लाइसेंस, सरकारी मंजूरी, भूमि, पूंजी और प्रशासनिक सहयोग जैसी कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन लोगों का यह आरोप है कि सेना से जुड़े व्यावसायिक समूहों को उनकी संस्थागत ताकत, सरकारी पहुंच और प्रभाव के कारण कई मामलों में बेहतर अवसर
मिल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना और उससे जुड़ी संस्थाएं इन आरोपों को खारिज करती रही हैं और उनका कहना है कि उनके सभी व्यवसाय कानून के दायरे में संचालित होते हैं या उनसे होने वाला लाभ सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर खर्च किया जाता है। इन संस्थाओं का कारोबार केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। कुछ कंपनियों ने विदेशी साझेदारियों, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के माध्यम से भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कई अर्थशास्त्री पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते समय केवल सरकारी या निजी क्षेत्र की बात नहीं करते, बल्कि एक तीसरे प्रभावशाली खिलाड़ी मिलिट्री बिजनेस सेक्टर का भी उल्लेख जरूर करते हैं। अगर किसी देश में सबसे ज्यादा दौलत जमीन से बनती हो तो उस जमीन पर किसका नियंत्रण है, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान में सेना की आर्थिक ताकत को समझने के लिए फैक्ट्रियों, बैंकों या सीमेंट कंपनियों से भी पहले जमीन को समझना जरूरी है। कई लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की सैन्य अर्थव्यवस्था की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी व्यावसायिक कंपनियां नहीं बल्कि देश भर में फैली विशाल भूमि है। पाकिस्तान में लंबे समय से एक परंपरा रही है। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को सेवा के सम्मान में कृषि भूमि या आवासीय प्लॉट आवंटित किए जाते हैं। शुरुआत में इसे सैनिकों के कल्याण के योजना के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था इतनी बड़ी होती गई कि इस पर सवाल उठने लगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पंजाब, सिंध और अन्य प्रांतों में बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि सैन्य संस्थाओं या उनसे जुड़ी आवासीय प्रोजेक्ट्स को आवंटित की गई थी। हालांकि सेना का यह कहना है कि सभी आवंटन कानूनी प्रक्रिया के तहत हुए और सरकार की स्वीकृति से किए गए। जब पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बात होती है तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA का नाम सबसे पहले आता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, भावलपुर और कई दूसरे शहरों में फैली DHA हाउसिंग सोसाइटी आज पाकिस्तान के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट ब्रांड्स में से एक है। यहाँ संपत्ति खरीदना केवल एक घर खरीदना नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। पाकिस्तान के संपन्न वर्ग जो लोग विदेशों में रहते हैं, बड़े निवेशक DHA परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। हर बार कई मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों और स्थानीय समुदायों की आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कुछ मामलों में अदालतों तक भी विवाद पहुंचे। दूसरी ओर DHA और सैन्य संस्थाओं का कहना है कि उनके सभी प्रोजेक्ट्स वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत विकसित किए गए और उन्होंने आधुनिक शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब किसी संस्था के पास सुरक्षा की ताकत भी है और रियल एस्टेट जैसा विशाल आर्थिक संसाधन भी, तो उसका प्रभाव केवल बाजार तक सीमित नहीं रहता या फिर वो देश की राजनीति और नीतियों को भी प्रभावित करने लगता है। आमतौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब कोई सैन्य अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तो उसका सक्रिय सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कुछ लोग निजी कंपनियों में सलाहकार बन जाते हैं, कुछ शिक्षण या सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई बार तस्वीर से अलग दिखाई देती है। यहाँ कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी देश के आर्थिक, प्रशासनिक और रणनीतिक ढांचे में प्रभावशाली भूमिका में नजर आते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट ये अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में वर्दी उतर सकती है लेकिन प्रभाव नहीं कम हो सकता। रिटायर होने के बाद कई पूर्व सैन्य अधिकारियों को सेना से जुड़े ट्रस्ट, फाउंडेशंस और व्यावसायिक समूहों में शीर्ष पदों पर नियुक्त किया जाता है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियां, ऊर्जा परियोजनाएं और कई दूसरी संस्थानों में पूर्व सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी लंबे समय से देखी जाती रही। लोगों का यह तर्क है कि इन अधिकारियों के पास नेतृत्व, प्रबंधन और बड़े संगठनों को चलाने का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां मिलती हैं। लेकिन जो आलोचक है इसके, वो अलग नजरिए से इसे देखते हैं। उनका कहना है कि इससे एक ऐसा रिवॉल्विंग डोर सिस्टम बन जाता है जिसमें सत्ता, प्रशासन और कारोबार के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। उनके अनुसार जब वही अधिकारी पहले सरकारी निर्णयों का हिस्सा हो, बाद में उन्हीं क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायों में नेतृत्व करने लगे, तो हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आशंका पैदा हो जाती है। पाकिस्तान में समय समय पर यह बहस उठती रही है कि क्या ऐसे पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रभाव केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। पाकिस्तान के इतिहास में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों को राजदूत, राज्यपाल, हेड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, रेगुलेटरी बॉडीज के ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही। इससे धारणा और मजबूत होती है कि सेना का प्रभाव केवल बैरकों तक सीमित नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के कई स्तरों तक फैला हुआ है। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान की सेना इन नियुक्तियों को अनुभव और क्षमता के आधार पर उचित ठहराती है। उसका कहना है कि पूर्व अधिकारियों ने
दशकों तक देश की सेवा की है और उनका प्रशासनिक अनुभव राष्ट्रीय संस्थानों के लिए उपयोगी ही साबित होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब एक ही संस्था के लोग सुरक्षा, प्रशासन और कारोबार तीनों क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं तो क्या आर्थिक फैसले पूरी तरीके से स्वतंत्र हो सकते हैं? क्योंकि किसी भी देश में असली ताकत सिर्फ जमीन या कंपनियों से नहीं आती, बजट से भी आती है। किसी भी देश की सरकार यह तय करती है कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर या रक्षा पर। यही बजट किसी देश की प्राथमिकताओं का आईना माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में दशकों से एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या वहां रक्षा क्षेत्र को मिलने वाली प्राथमिकता देश की आर्थिक जरूरतों से भी ऊपर चली गई? और अगर ऐसा है तो इसका असर आम पाकिस्तानी नागरिक पर क्या पड़ता है? 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कई युद्ध देखे, सीमाई तनाव झेले और आतंकवाद के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान चलाए। सेना का तर्क रहा है कि भारत के साथ सुरक्षा चुनौतियों, सीमा विवादों और आंतरिक आतंकवाद को देखते हुए मजबूत रक्षा बजट राष्ट्रीय आवश्यकता है। हर साल पाकिस्तान के बजट में रक्षा व्यय सबसे बड़े मदों में शामिल है। हालांकि कई लोगों का यह कहना है कि वास्तविक रक्षा जो खर्च है उसका पूरा आकलन करना आसान नहीं होता, क्योंकि सैन्य, पेंशन, कुछ विशेष परियोजनाएं और जो दूसरे खर्च हैं वो अलग अलग मदों में भी दर्ज किए जाते हैं। इसलिए कुल रक्षा व्यय पर अक्सर बहस होती रहती है। यहीं से दूसरा सवाल भी है कि पाकिस्तान कई बार गंभीर आर्थिक संकटों से भी गुजरा है। विदेशी मुद्रा भंडार घटे हैं, महंगाई रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची, पाकिस्तानी रुपया कमजोर हुआ और देश को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से राहत पैकेज लेने पड़े। IMF आमतौर पर कर सुविधा, सब्सिडी में कटौती, सरकारी खर्च कम करने और आर्थिक सुधारों की शर्तें रखता है। लेकिन लोगों का आरोप है कि इन सुधारों का बोझ अक्सर आम जनता पर पड़ता है। बिजली महंगी होती है, ईंधन महंगा होता है और टैक्स बढ़ते हैं, जबकि रक्षा बजट में अपेक्षाकृत कम कटौती देखने को मिलती है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और सेना का यह कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। ये विरोधाभास पाकिस्तान की आर्थिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। एक तरफ IMF सुधारों की बात करता है, दूसरी तरफ सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देकर के रक्षा खर्च को उचित ठहराता है। इसी कारण पाकिस्तान के कई अर्थशास्त्री ये सवाल उठाते हैं कि क्या आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कोई बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन बजट की बहस से भी ज्यादा विवाद तब पैदा होता है जब सेना से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों या संस्थाओं पर भूमि आवंटन, आवासीय योजनाओं या व्यावसायिक सौदों को लेकर के आरोप लगते हैं। इनमें से कुछ मामलों की जांच हुई, कुछ अदालतों तक पहुंचे और कुछ केवल सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने। आखिर ये विवाद क्या था और क्यों उन्होंने पाकिस्तान में इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया? जब किसी संस्था के पास देश की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी हो और बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों पर भी उसका प्रभाव हो तो उस पर सवाल उठना लगभग तय होता है। पाकिस्तान की सेना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले कई दशकों में सेना से जुड़े कुछ अधिकारियों, आवासीय परियोजनाओं, भूमि आवंटन और व्यावसायिक सौदों को लेकर के समय समय पर विवाद सामने आए। स्पष्ट करना जरूरी है कि हर आरोप सच साबित नहीं होता है। सबसे चर्चित मामलों में से एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से जुड़े भूमि विवाद रहे। विभिन्न शहरों में कुछ किसानों, स्थानीय समुदायों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण उचित प्रक्रिया या पर्याप्त मुआवजे के बिना किया गया। कई मामलों में ये विवाद अदालत तक पहुंचे। दूसरी ओर DHA का ये कहना रहा है कि उसके सभी प्रोजेक्ट सरकार द्वारा स्वीकृत कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विकसित किए गए और उन्होंने आधुनिक शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अन्य बड़ा विवाद नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल से जुड़ा हुआ। 2009 में NLC के कुछ पूर्व अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं और निवेश संबंधी फैसलों को लेकर के आरोप लगे। मामले की जांच भी हुई और ये पाकिस्तान की मीडिया में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। इसी तरह अलग अलग समय पर कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों के खिलाफ भूमि आवंटन, आवासीय योजनाओं और सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि हर मामले का परिणाम एक जैसा नहीं रहा। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई, कुछ में जांच अधूरी रही, कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों ने खुद को निर्दोष बताया। पाकिस्तान के खोजी पत्रकारों ने भी इस विषय पर लगातार काम किया। विशेष रूप से रक्षा मामलों के विशेषज्ञ आयशा सिद्दीकी की किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन ने यह बहस तेज कर दी कि क्या सेना से जुड़े व्यावसायिक हित पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। वहीं सेना और उसके समर्थकों का यह कहना है कि ऐसी आलोचनाओं में अक्सर सैन्य कल्याण योजनाओं की भूमिका और उनके सामाजिक कार्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनका दावा है कि इन संस्थाओं से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर खर्च किया जाता है। पाकिस्तान में ये मुद्दा केवल भ्रष्टाचार का नहीं है,
बल्कि पारदर्शिता का भी बन गया। क्या पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो वास्तव में आर्थिक फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाती हैं, या फिर सेना का प्रभाव उन फैसलों तक भी पहुंचता है? पाकिस्तान की राजनीति को समझने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो अक्सर एक वाक्य कहते हैं कि हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का एक देश। ये वाक्य भले ही अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी बहस बेहद गंभीर है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार कौन बनाता है, बल्कि ये है कि आर्थिक और रणनीतिक फैसलों का अंतिम प्रभाव किसका होता है। पाकिस्तान में हर चुनाव, हर सरकार और हर आर्थिक संकट के दौरान सेना की भूमिका चर्चा का विषय बन जाती है। 1947 के बाद से पाकिस्तान ने लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों के दौर देखे। देश पर कई बार सीधे सैन्य शासन रहा है। अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, इन जैसे सैन्य शासकों ने वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब लोकतांत्रिक सरकारें भी सत्ता में रही, तब भी रक्षा, विदेश नीति, भारत नीति, अफगानिस्तान, परमाणु कार्यक्रम और बाकी कई रणनीतिक मामलों में सेना का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता रहा। यही प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। कई लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रणनीतिक निवेश, रक्षा उत्पादन, बंदरगाह, सीमा व्यापार और दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आर्थिक फैसलों में सेना की भूमिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहती ही। उदाहरण के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक, इन जैसी परियोजनाओं की सुरक्षा और समन्वय में सेना की प्रमुख भूमिका रहती है। समर्थकों का कहना है कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वहीं दूसरे लोगों का ये तर्क है कि इससे नागरिक संस्थाओं की भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। राजनीतिक दल भी इस संतुलन को समझते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में लगभग हर बड़ी पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, किसी न किसी समय सेना के साथ संबंधों को लेकर के विवाद में रही है। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि निर्वाचित सरकारों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित रहती है, जबकि सेना ऐसे आरोपों को अक्सर खारिज करती है और कहती है कि वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने संवैधानिक दायित्व निभाती रहती है। यहीं से आर्थिक असमानता का एक और पहलू सामने आता है। लोगों का ये कहना है कि जब किसी संस्था के पास सुरक्षा, शासन और बड़े व्यावसायिक संसाधन तीनों पर प्रभाव हो, तो निजी उद्योगों के लिए समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर सेना ये कहती है कि उसके द्वारा संचालित कई संस्थाओं ने रोजगार पैदा किए, उद्योग स्थापित किए और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर सेना से जुड़े कारोबारी समूह इतने बड़े हैं, तो पाकिस्तान का निजी उद्योग उनके साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करता है? क्या निवेशक खुले बाजार में समान अवसर पाते हैं या फिर सिर्फ कुछ संस्थाओं को ही बढ़त मिलती है? किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान होती है समान अवसर। यानी अगर दो कंपनियां एक ही कारोबार कर रही हैं, तो दोनों के लिए नियम, कर, लाइसेंस और बाजार तक पहुंच लगभग बराबर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कई अर्थशास्त्री और उद्योग जगत से जुड़े लोग सालों से ये सवाल उठाते रहे कि क्या वास्तव में ऐसा है? क्या निजी कंपनियां उन संस्थाओं के साथ बराबरी से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं जिनके पीछे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था का प्रभाव माना जाता है? यहीं से पाकिस्तान के मिलिट्री इकोनॉमी की सबसे बड़ी आलोचना सामने आती है। सेना से जुड़े ट्रस्ट और फाउंडेशंस केवल एक दो उद्योग में नहीं है, बल्कि सीमेंट, उर्वरक, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट जैसे दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ऐसे में जब कोई निजी निवेशक उसी क्षेत्र में कारोबार शुरू करता है, तो उसे पूरी तरीके से बाजार की ताकतों के भरोसे आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी ओर लोगों का आरोप है कि सेना से जुड़ी संस्थाओं को उनकी प्रतिष्ठा, संस्थागत नेटवर्क और प्रशासनिक पहुंच के कारण निवेशकों, बैंकों और सरकारी एजेंसियों का अधिक भरोसा मिलता है। हालांकि सेना और उससे जुड़े संगठन इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि उनकी सभी कंपनियां लागू कानूनों और व्यावसायिक नियमों के अनुसार ही काम करती हैं। इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। किसी भी विदेशी कंपनी के लिए निवेश से पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि क्या यहाँ नीतियाँ स्थिर हैं, क्या नियम सबके लिए समान हैं, क्या अनुबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित है। पाकिस्तान में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने सुरक्षा स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता को निवेश में बाधा बताया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब अर्थव्यवस्था में सैन्य और नागरिक संस्थाओं की भूमिका एक दूसरे से जुड़ी दिखाई देती है, तो निवेशकों के लिए निर्णय लेना और जटिल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह तर्क है कि सेना की मौजूदगी रणनीतिक परियोजनाओं जैसे कि सीपेक में सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा भी देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है, पाकिस्तान के कई बड़े उद्योगपति भी सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही इस विषय पर बोल पाते हैं। लोगों का मानना है कि इसकी एक वजह शक्ति संतुलन है।
लेकिन अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत साफ कहता है कि जहां प्रतिस्पर्धा कम होगी वहां नवाचार भी धीमा होगा, यानी कि नए आइडियाज नहीं, निवेश का माहौल भी प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमी पर बहस केवल सेना बनाम सरकार की नहीं है, ये बाजार बनाम प्रभाव का भी है। जब बाजार प्रभावित होता है तो उसका सबसे बड़ा असर किसी जनरल या उद्योगपति पर नहीं पड़ता, बल्कि आम नागरिक पर पड़ता है, क्योंकि आखिर में महंगाई वही झेलता है, बेरोजगारी उसी के घर आती है और आर्थिक संकट की कीमत भी वही चुकाता है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है, उसका असर सबसे पहले सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि आम लोगों के घरों में दिखाई देता है। पाकिस्तान भी पिछले कुछ सालों में इसी दौर से गुजरा है। रिकॉर्ड महंगाई, गिरता हुआ पाकिस्तानी रुपया, बढ़ती बेरोजगारी, बिजली और गैस के ऊंचे बिल, रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम नागरिक की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आर्थिक संकट का संबंध केवल वैश्विक परिस्थितियों से है या फिर पाकिस्तान की आर्थिक संरचना भी इसके लिए जिम्मेदार है। कई लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या केवल कमाई की नहीं बल्कि संसाधनों के वितरण की भी है। देश का टैक्स टू जीडीपी अनुपात लंबे समय से कम रहा, विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता गया और सरकार को बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ की शर्तों के तहत बिजली की सब्सिडी कम हुई, ईंधन महंगा हुआ, नए टैक्स लगाए गए, सरकारी खर्च में कटौती की गई। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ा। मध्यम वर्ग की बचत घट गई, छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ी और लाखों लोग का जो क्रय शक्ति यानी खरीदने की पावर वो कमजोर हुई। इसी बीच लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू किया कि आर्थिक सुधारों का बोझ सभी संस्थाओं पर समान रूप से पड़ा क्या। उनका तर्क है कि जब आम नागरिक को महंगाई और टैक्स का सामना करना पड़ता है तब बड़ी संस्थाओं, विशेष करके सेना से जुड़े व्यावसायिक नेटवर्क, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी उतनी ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर सेना और उससे जुड़े संगठन ये कहते हैं कि उनके व्यवसाय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और उनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों, अस्पतालों और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होता है। लेकिन आम नागरिक की नज़र से अगर देखें तो उसे इन बहसों से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, उसे फर्क पड़ता अपने जेब से। जब महंगाई बढ़ती है तो उसे ये नहीं दिखता कि बजट किसने बनाया है, उसे बस ये दिखता है कि रसोई का खर्च बढ़ रहा है। जब बिजली का बिल दोगुना होता है तो उसे केवल इतना महसूस होता है कि उसकी आय अब पहले जैसी नहीं रही, और जब नौकरी के अवसर कम होते हैं तो लाखों युवा विदेशों की ओर पलायन का सपना देखने लगते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक असंतोष केवल आर्थिक मुद्दा तक नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विदेशी कर्ज चुकाने का नहीं, असली चुनौती है ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जहां निवेश बढ़े, निजी उद्योग मजबूत हो, संस्थाओं की जवाबदेही स्पष्ट हो और आम नागरिक को यह भरोसा हो कि आर्थिक नीतियां सभी के लिए समान है।